साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। मैं सौरभ सिन्हा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आई हुई है। सीटेट जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में टीचर बनना चाहते हैं या इन फ्यूचर कहीं भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। उसमें जो पहला स्टेप है वो है सीटेट पास करना। अगर आप सीटेट पास करते हो देन जब भी टीचर का वैकेंसी आएगी एग्रीकल्चर में, आप उस समय एलिजिबल होंगे। बहुत बच्चे ये कन्फ्यूजन में है कि सर सीटेट का फॉर्म फिलअप तो कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी ही नहीं आती है। तो देखो वो तो बात की बात है कि आती है या नहीं आती है, लेकिन अगर आप मान लो कि वैकेंसी आती है और उस समय आपके पास सीटेट ना हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे उसके लिए। लेकिन अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और सीटेट पास कर लेते हैं, वैकेंसी की किसी भी समय आए तो आप तो एलिजिबल रहेंगे। उस समय आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला सेगमेंट तो हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या नोटिफिकेशन का सारा अपडेट, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जिसमें अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न का तो हमने बताया कि 150 क्वेश्चन होगा, 150 मिनट होगा, 150 नंबर होगा। तो 150 में अगर हम बात करें तो 100 नंबर एग्रीकल्चर का है। उसके साथ साथ बात करें तो अदर है। अदर में भी अगर हम बात करें तो 30 नंबर तो अकेला पेडोगॉगी का मतलब होता है कि हाउ टू टीच, कैसे टीच किया जाता है, इसे पेडोगॉगी कहते हैं। तो अकेला वो 30 नंबर का है। 10 नंबर जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, ये सारी चीज़ से मिला के दिया जाएगा। तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि सिलेबस ऑफ सीटेट का सिलेबस क्या है, यानी कि जो स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है, यानी टीचर का जो पहला टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस क्या है, और एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, उसके साथ साथ अदर का सिलेबस क्या है। देखो कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले ना हमें सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि सिलेबस अगर आपको पता है ना तो आप किसी भी प्रकार का स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए उसे क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो? तो आपके पास सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। पहले तो हम सब्जेक्ट बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट से आने वाला है, फिर उस सब्जेक्ट का यूनिट वाइज चलेंगे। जैसे कि सॉइल साइंस में किस टॉपिक से आएगा उस टॉपिक को भी हम देखने वाले हैं। ऐसे देखने से ये पता चल जाएगा कि सॉइल साइंस में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कौन कौन सी पॉइंट पहले हमें कवर करना है, कौन कौन सी पॉइंट हमें अभी स्किप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में अगर हम बात करते हैं, देखिए 2 यूनिट है। पहला तो एग्रीकल्चर है, दूसरा अदर है। एग्रीकल्चर 100 नंबर का है, आप सबको पता है। 100 नंबर में कौन कौन सब्जेक्ट आएगा उसको देखते हैं। पहला आपको जो है मेजर सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी। ऐसे बोला जाता है कि सॉइल साइंस इज द पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी, और कि सही भी है कि एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, बट सॉइल साइंस को हम अलग से भी पढ़ते हैं, तो सॉइल साइंस भी है। टोटल एग्रोनॉमी इसमें देखने को मिलेगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। उसके बाद बात करें तो इकोलॉजी एंड द रिवेलेंस ऑफ मैन, मतलब इकोलॉजी क्या है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपको पता है कि 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट जोन में कितने स्टेट आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सेकेंड स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उससे रिलेटेड क्या है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उसमें इरिगेशन कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ना। फॉरेस्ट्री भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। जनरली बिहार में अभी BO BHO हुआ था उसमें फॉरेस्ट्री नहीं था, लेकिन इसमें फॉरेस्ट्री का इंक्लूड किया गया। वीट एंड देयर कैरेक्टर्स, डैट मीन्स कि वीट साइंस से भी यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगला है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्लांट एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी है और प्लांट ब्रीडिंग है। जैसे 11 नंबर पे 10 नंबर पे आप देखोगे तो हेरिडिटी एंड द वेरिएशन, हेरिडिटी वेरिएशन जेनेटिक्स में आता है। और प्लांट ब्रीडिंग तो हम ऐसा कह सकते हैं GP भी है, यानी कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी है। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इन द बिहार, यानी कि बिहार में जो वेराइटी है उसका क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या मांग होना चाहिए, उसके बारे में। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो सीड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहने वाला है, सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ द मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन बिहार, डैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू बिहार। अब देखो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू बिहार कैसे होगा? क्या सर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हॉर्टिकल्चर होगा? ऐसा नहीं होता। हॉर्टिकल्चर तो पूरा होली हॉर्टिकल्चर होगा, लेकिन कुछ ऐसे वेराइटी, कुछ ऐसे फ्रूट, ऐसे वेजिटेबल जो ज़्यादातर बिहार में देखे जाते हैं उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लीची, आपने देखा होगा कि लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो हमारे कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर बिहार में होता है। उसके बाद मखाना सुना होगा। तो ऐसे चीज़ें पे ना ज़्यादा ध्यान देनी है, बाकी पढ़नी सब चीज़ है। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर यहाँ मेंशन किया गया।
उसके बाद स्टोरेज पेस्ट एंड द सीरियल एंड पल्सेस, डैट मीन्स कि आपको सिर्फ पेस्टेज के बारे में पता होना चाहिए कि पेस्ट क्या होता है, और पेस्ट से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो 14 सब्जेक्ट है, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, इकोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, फॉरेस्ट्री, वीड साइंस, सॉइल कंजर्वेशन, एग्रो मार्केटिंग, प्लांट ब्रीडिंग, हेरिडिटी एंड द वेरिएशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ द प्रिंसिपल इन द बिहार, सीड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड द कल्टिवेशन ऑफ द मेजर फ्रूट इन द बिहार, स्टोरेज फेज एंड सीरियल। अब तो हमने आपको बताया कि ये 14 सब्जेक्ट है। अब ये 14 सब्जेक्ट में यूनिट वाइज देखते हैं कि यूनिट वाइज क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट वाइज में अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा आता है सॉइल साइंस के बारे में हम देखते हैं। सॉइल साइंस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि सॉइल साइंस क्या है, सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनने का प्रक्रिया क्या है, मोडल कंसेप्ट क्या है, सॉइल कैसे बनता है, मेजर सॉइल कौन सा है बिहार में, उसके बाद मिनरल्स का क्या रोल होता है किसी भी सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी कि सॉइल के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एक्सटेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, जैसे कि प्रॉब्लम सॉइल का क्या है पूरे इंडिया लेवल पे, उसके साथ साथ सॉइल सैलिनिटी क्या होता है, पीएच क्या होता है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट भी पढ़ना है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल सॉइल साइंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल सॉइल साइंस आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सॉइल साइंस का यूनिट रहा जो हमने आपको बताया सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड रिलेवेंस टू मैन में, तो इसमें इकोलॉजी रिलेवेंस टू मैन को आपको बेसिक देखना पड़ेगा। उसके बाद नेचर रिसोर्सेज, कैसे हम नेचर रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है किसी इन्वायरमेंट का, जैसे आपने जनरली एग्रोनॉमी में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और उसके टाइप्स वगैरह सारे देखते हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि उस क्रॉपिंग पैटर्न पे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है इसको देखना है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का क्या इम्पेक्ट है पॉल्यूशन एंड एसोसिएशन हजार्ड ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप के लिए क्या क्या नुकसान कर सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास है तीसरा सेगमेंट में एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन द बिहार। अब देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन अगर बात करें तो ऐसे तो हमारे पास 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो उस 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न इन द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ द नॉर्थ बिहार एंड द साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार का मतलब है कि जो इधर वाले बिहार आ जाते हैं, जैसे आप सीतामढ़ी देखेंगे, मुजफ्फरपुर देखेंगे, ये सारी चीज़ें नॉर्थ बिहार में आती हैं। तो नॉर्थ बिहार के बारे में, और साउथ बिहार जैसे बक्सर वगैरह आ जाता है तो इस वाले को साउथ बिहार कहते हैं। तो साउथ बिहार के बारे में क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में भी समझना है। हाई यील्डिंग वेराइटी, जब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उस समय एक प्रोग्राम चलाया गया था 1965 में, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, ये तो उसके टाइप्स है, तो क्रॉपिंग सिस्टम में पैटर्न में भी आ गया। पैकेजिंग प्लास्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ रबी सीजन का भी स्पेसिस जो स्पाइसीज है, मसाले हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेस्ट्री को इंक्लूड किया गया है, तो फॉरेस्ट्री भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री में आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री का स्कोप क्या है, प्रोपागेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपागेशन का मतलब होता है कि द प्लांट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का निर्माण करना, चाहे वो सेक्सुअली हो चाहे ये सेक्सुअली हो। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इतना समझ जाए कि क्या क्या पॉइंट पूछने वाला है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, नेचर फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। वीट साइंस में आते हैं, तो वीट साइंस में टॉपिक वाइज है। जैसे हमने आपको बताया कि वीट कैरेक्टर डिसेमिनेशन क्या होता है, डिसेमिनेशन क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें एसोसिएशन एंड द वेरियस क्रॉप, मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, कल्चर वैल्यूज केयर एंड द केमिकल कंट्रोल ऑफ द वीट। डैट मीन्स कि वीट को आपको A to Z यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन द वाटर शेड बेसिस। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोग एग्रोनॉमी में ही टॉपिक आता है वाटर शेड मैनेजमेंट। उस वाटर शेड मैनेजमेंट को बारे में ही पढ़ना है। अब वाटर शेड में हम क्या कर रहे थे, वाटर को मैनेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ सॉइल कंजर्वेशन करना है, तो सॉइल इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट कर रहा है वाटर। तो इनडायरेक्ट रूप से कर रहा है, तो वाटर अगर स्टोर करेंगे तो सॉइल भी स्टोर हो जाएगा। अब सॉइल स्टोर करने का मतलब है कि इरोजन से रोकना। अब इरोजन से रोकना डेट मीन्स कि विंड इरोजन हो सकता है, वाटर इरोजन हो सकता है, उससे रोकना। ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ोगे, तो सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ोगे। इसमें अगर हम पॉइंटेड की बात करें तो इरोजन, रन ऑफ मैनेजमेंट बताया हमने, जैसे कि इन फूड हिल एंड द वेली लैंड, प्रोसेस ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द ड्राईलैंड, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ना है। डेट मीन्स कि आप इतना समझो कि आपको एग्रीकल्चर का ना, जैसे एग्रोनॉमी का पूरा नॉलेज होना चाहिए।
क्योंकि आपको ही पता है कि एग्रोनॉमी इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का सबसे बड़ा पार्ट है एग्रोनॉमी है, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉइल साइंस भी इंक्लूडेड है। अगर सच में मायने उसका देखा जाए तो सीड साइंस भी उसी में है, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते हैं ताकि हमें सहूलियत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सॉइल कंजर्वेशन, टाइल एंड एग्रीकल्चर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, यहाँ पे इरीगेशन भी है, इरीगेशन कैसे देना है, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या है इरीगेशन का, उसके साथ साथ ड्रेनेज ऑफ द वाटर लॉक सॉइल, रोल ऑफ द डिफरेंट कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी एंड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, ये चीज़ें भी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से भी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स पोर्शन से भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केटिंग क्या होता है, आउटपुट क्या है, प्राइस क्या है, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड द फैक्टर ऑफ देम रोल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग इन द क्रेडिट एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना है। अब देखो करना क्या है, जितने भी हमने पॉइंट बता रहे हैं ना उस पॉइंट को आपको नोट करना है, या फिर इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भी रखना है साथ में। इससे पता चलेगा कि अगर एग्रीकल्चर में मार्केटिंग पढ़ने जा रहा हूँ तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ने के लिए तो बहुत है हमारे पास, इतना है कि अगर हम एक साल भी पढ़े तो बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो हमारा काम की चीज़ है उसको पढ़ेंगे ना, मार्केटिंग क्या होता है, उसका प्रिंसिपल इन एग्रीकल्चर में मार्केटिंग क्या होता है उसको समझेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि हमें क्या पढ़नी है। फिर एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटेंशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाले के लिए। एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर पढ़ते हो, जब आप ऑफिसर बनते हो तो फार्मर के पास जाते हो, और फार्मर के पास जाकर अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अपनी नॉलेज को बांटते हो, अपने नॉलेज के बेसिस पे कुछ फार्मर को सजेशन देते हो, उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन तो किसी भी एग्जाम में हो उसमें पार्ट में आता ही आता है, इसमें कुछ स्कीमें आती है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो एक्सटेंशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, विदाउट एक्सटेंशन यू कैन से इफ़ यू हैव एनी नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देन यू शुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि आपके पास नॉलेज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का होना चाहिए। क्योंकि जब आप जॉब में जाओगे ऑफिसर बनोगे तो फार्मर के साथ मिलना पड़ेगा, इसमें आपको एक्सटेंशन देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ऑफ रोल देखना पड़ेगा, मेथड ऑफ इवेल्युएशन एक्सटेंशन कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मेथड, उसके बाद रोल ऑफ द लीडरशिप सोशल सर्विस, यानी कि डेट मीन्स, और कुछ स्कीमें हैं जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे आप कृषि भवन के बी के पढ़ते हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जिसे हम एनजीओ कहते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बात है अगले सेगमेंट में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेजर फील्ड ऑफ क्रॉप, मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सेल एंड द क्रॉस पोलिनेशन, ये सारी चीज़ें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आता है, आप सबको पता है। हाइब्रिडाइजेशन, हेटोसिस, ये सारी चीज़ें आता है। सिलेक्शन, सेल्फ इनकम कैपेबिलिटी, उसके साथ बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी इन ब्रीडिंग, यूजेज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड द टिश्यू कल्चर इन द एग्रीकल्चर, यानी कि ऑल एग्रीकल्चर ऑल प्लांट ब्रीडिंग आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स तो यहाँ भी पूछा जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में इंक्लूड कर दिया है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह का जो लक्षण आता है उसे हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग लक्षण जो आते हैं उसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन और हेरिडिटी जेनेटिक्स में ही आता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, मेंडल का जो लॉ है वो क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी किसने दिया था, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसके बाद सेक्स लिमिटेड क्या होता है। उसके बाद बात करें तो हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्पेनोटियस एंड इंट्रोड्यूस म्यूटेशन क्वांटिटी करेक्टर। डैट मीन्स आप ऐसा कहो कि जीपीबी जिसे हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, वो आपको ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए। बताएंगे सारी चीज़ें, बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन वेराइटी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि वही फील्ड वेराइटी के बारे में पढ़ना होगा, तो ये एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। देखो इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट देखोगे ना तो एग्रोनॉमी का ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो फील्ड क्रॉप किस में आता है, एग्रोनॉमी में आता है। अब वेरिएशन प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप का प्रिंसिपल आएगा तो एग्रोनॉमी में आएगा। ओरिजिन एंड द डेमोक्रेसी फील्ड क्रॉप तो फील्ड क्रॉप में आएगा। तो ये सारी चीज़ें एग्रोनॉमी का पार्ट है। उसके बाद आते हैं सीड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी, बट अलग से पढ़ते हैं इसको, तो इसको देखते हैं। सीड टेक्नोलॉजी में आपको सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है वो समझना होगा, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझना होगा, और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग के बारे में समझना होगा कि सीड कैसे बनता है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टेट सीड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बिहार से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द मेजर फ्रूट एंड, तो ये पूरे हॉर्टिकल्चर,
डैट मीन्स कि हॉर्टिकल्चर आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? हॉर्टिकल्चर आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट द कल्टिवेशन ऑफ द मेजर क्रॉप। अब मैं एक एक करके क्या बताऊँ, आपको पढ़ लेना, आप ये PDF दे देंगे, लेकिन यहाँ पे मेजर ये है कि आपको पूरे हॉर्टिकल्चर का सार्स आना चाहिए, हॉर्टिकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, स्टोरेज पेस्ट पे अगर हम बात करें तो स्टोरेज पेस्ट थोड़ा सा, पूरे इंटोमोलॉजी तो नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको पेस्ट के बारे में, सीरियल्स पेस्ट में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे इंटोमोलॉजी सारे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ना है आपको। चलिए, ये तो हमारा एग्रीकल्चर का सेगमेंट रहा, जो हमने आपको बताया, एक एक करके बताया, एक एक पॉइंट को बताया। आई होप कि आप सबको क्रिस्टल क्लियर होगा। थोड़ा सा हम देखते हैं अदर पॉइंट को। अदर पॉइंट में अगर हम बात करें तो वो 50 नंबर का है, और ये देखो 2023 में भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड हमने जो भी सब्जेक्ट आया उसको हमने बताया, और ये भी 2023 है, 2025 यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। अब देखिए, इसमें जो अदर सब्जेक्ट में है वो 50 नंबर का आने वाला है, जिसमें से आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये 30 नंबर का होगा, अदर स्किल में 50 नंबर का होगा। अब इसको देख लेते हैं भाई, आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आर्ट ऑफ टीचिंग में कुछ नहीं करना होता, आर्ट ऑफ टीच को समझना होगा कि टीचिंग हम कैसे कहते हैं, और इस आर्ट ऑफ टीच के एग्रीकल्चर में हम कह देते हैं पेडोगॉगी। एग्रीकल्चर या फिर इन जनरल में हम इसे पेडोगॉगी के नाम से जानते हैं। पेडोगॉगी का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह समझ रहे हैं। टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, एक टीचर बनने के लिए ऑप्टिमम नॉलेज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पेडोगॉगी में पढ़ते हैं। इसमें आपको आर्ट ऑफ टीचिंग आना चाहिए। उसके साथ साथ बात करें तो टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, मीन्स, टाइप्स, टेम्परेचर, टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, मेरिट, डिमेरिट एंड मेथड। उसके बाद बात करें लेसन प्लान, मतलब कैसे प्लान होना चाहिए, वेरियस ऑफ प्लान, इफेक्टिव इकोसिस्टम इन द क्लासरूम, क्लासरूम को कैसे इकोसिस्टम में रखना है, टेक्स्ट बुक्स एंड द लाइब्रेरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ टीचर, उसके बाद बात करें इवेल्युएशन, असाइनमेंट ऑफ लर्निंग एंड सर्कुलम। डैट मीन्स कि टीचर एक ऑप्टिमम टीचर, ऑप्टिमम क्या, एक ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी टीचर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें को देखना है, ये आपको पेडागॉजी में पढ़ना पड़ेगा। चलो, अब आगे बात करते हैं अदर स्किल। अदर स्किल में देखो 10 नंबर का ही है, 20 नंबर का है, लेकिन इसमें आपसे जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये सभी मिलाकर 20 नंबर का होगा। 30 नंबर का पेडागॉजी। टोटल कितना हो गया हमारे पास? तो 150 नंबर का हो गया। अब 150 नंबर में आपको ये टर्न करना है कि 100 नंबर भी मजबूत होनी चाहिए, उसके साथ साथ 50 नंबर भी मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 नंबर ही मजबूत करे, 50 नंबर पे देखें ही नहीं। अब बात करते हैं कि सर आपने ये सारी चीज़ें बताई, और मैं तैयारी कहाँ से करूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आपको A to Z तैयारी एग्रोनॉमी का सेट मैं अभी ले रहा हूँ, एग्रोनॉमी, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज कह रहे हैं, सॉरी, जनरल एग्रीकल्चर। उसके बाद बात करें तो सीड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बात करें तो फॉरेस्ट्री। ये हम यूट्यूब पे ही अपने ही चैनल पे करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। A to Z कराएंगे। पहले जनरल एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, फिर एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे, फिर एग्रोनॉमी में सारी चीज़ें बताएंगे। एग्रोनॉमी के अंदर सीड टेक्नोलॉजी आएगा तो सीड टेक्नोलॉजी को भी हम बताएंगे, तो परेशान नहीं होना है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फॉरेस्ट्री को भी बताएंगे। बाकी आगे देखेंगे, अगर सिलेबस सही पे क्लियर हो जाता है, आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा हो, तो अदर सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, और जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, छोड़िएगा नहीं, एग्ज़ाम दीजिए। वैकेंसी आए ना आए ये बात की बात है, इस पर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा अगर MSc हो गया है तो। बाकी क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, हमने ये वीडियो जब वैकेंसी आई थी उसी समय हम आपको बता दिए गए थे। तो बाकी जानकारी के लिए आपको अपने ही चैनल एग्रो पाठशाला को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, कि ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए आपके पास पहुंचे। उसके साथ साथ स्टडी से भी रिलेटेड सारी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पहुंचे जाए। तो चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी थोड़े बहुत प्यार भी दिखा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।